बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे सिंपल अरेंजमेंट होता है कैपेसिटर का, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैपेसिटर भी हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट होती है जिनकी चार्ज डेंसिटी कुछ होती है, उनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है। सेपरेशन कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। और ये कुछ इस टाइप का होता है कि ये एक प्लेट है, जैसे कि मैं कैपेसिटर में बता भी चुका इसके प्रिंसिपल में कि एक प्लेट ये है, ये प्लेट ऐसे बनाई गई, ये इस तरह से आपकी। दूसरी इसके पैरेलल में एक प्लेट ये है, ये पैरेलल प्लेट है दो, ये एक पैरेलल प्लेट, ये दूसरी पैरेलल प्लेट। एक प्लेट को आप चार्ज देते हैं, दूसरी की आप हमेशा क्या कर देते हैं? अर्थिंग। तो कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। अगर इसका प्लेट एरिया ए हो, प्लेट एरिया कितना हर एक प्लेट का? प्लेट एरिया ए, चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा। प्लस माइनस सिग्मा मतलब इस पे प्लस सिग्मा, इसमें माइनस सिग्मा। और इसकी दूसरी सरफेस कैसी की जाती है? हमेशा अर्थिड। इसको आप कोई चार्ज देते हैं और उसे अर्थिड कर देते हैं। तो इंडक्शन से क्या होता है? इस पे हर जगह पॉजिटिव चार्ज होगा और इसकी सामने वाली फेस पे नेगेटिव चार्ज। और दूसरे वाली सरफेस हम लोगों ने कैसी कर रखी है इसकी? वो हमने अर्थिड कर रखी है। क्लियर? तो चार्ज कितना होगा एक प्लेट पे? चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, हर एक प्लेट पे चार्ज। तो भाई चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है? एक एरिया का चार्ज। अगर टोटल एरिया पता हो तो टोटल चार्ज क्या होगा? प्लस माइनस सिग्मा ए। ये अपना चार्ज आ गया, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए होता है। तो Q इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा इंटू ए। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है, इनके सेंटर का सेपरेशन ये है। क्लियर है मेरी बात? तो आप इसका और करके एक डायग्राम ये भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, कि एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इस प्लेट को चार्ज प्लस सिग्मा है और इसका माइनस सिग्मा, और ये वाला पार्ट अर्थिंग। ये नॉर्मल इसका डायग्राम हो सकता है डी। अब हमारा जो फॉर्मूला है C इक्वल टू Q अपॉन V कैपेसिटेंस निकालने का, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज तो हमें पता ही लग गया। C इक्वल टू Q अपॉन V में जो Q लेते हैं वो कौन सी प्लेट का चार्ज लेते हैं? वो हम लोग हमेशा पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए बाहर कोई पॉइंट है A, ये पॉइंट B और ये अपना कोई पॉइंट C। अब देखिए प्लेट 1 है, फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। इस प्लेट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? फर्स्ट प्लेट की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाएंगी। तो E1 कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव प्लेट की वजह से यही काम अगर इस पॉइंट पर चेक किया जाए तो यहाँ से फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही होंगी। तो E2 कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ की थ्योरम में पढ़ चुके। इसी तरह से ये आउटर पॉइंट पे अगर आप चेक करें तो फर्स्ट प्लेट का E1 ऐसे और E2 इसकी साइड, इस वाली प्लेट की साइड। और किसी मिड पॉइंट B पे अगर बात करें तो फर्स्ट प्लेट का E1 और E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि इससे इसकी साइड जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये नेगेटिव है तो इसकी साइड ही आएंगी। जब एक प्लेट का निकालते हैं, मैं पहले बता चुका, तो दूसरी प्लेट को आप क्या मान सकते हैं? एब्सेंट मान सकते हैं कि भाई दूसरी प्लेट हमारी यहाँ पे नहीं है। तो जब प्लस का निकाल रहे थे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो बाहर वाले तो है ही, कि इस वाली प्लेट से फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार है। तो E1 तो ऐसा हो गया, और E2 जब नेगेटिव का निकाल रहे हो तो E1 को भूल जाओ कि पहली प्लेट है, नहीं है वो पहली प्लेट, उसे भूल जाइए कैलकुलेट करते हुए। तो इसमें फील्ड लाइन बाहर से आ रही होंगी। तो इस तरह से आपने फील्ड लाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना ली।
तो आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटर में, आउटर मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कितना होगा, पॉइंट सी सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट, कैपेसिटर्स प्लेट। तो आप पॉइंट ए पे देखें या पॉइंट सी पे देखें, वो आउटर ही है और वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट की हेल्प से कितना हो जाएगा, 0। वो 0 ही होना। ये अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिकली इंटेंसिटी की बात चल रही, इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के अंदर कितना होगा साहब ये, तो ई बी या ई इनसाइड इज इक्वल टू, दोनों का जुड़ जाएगा E1 प्लस E2। अगर वैल्यू रखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, दोनों को ऐड किया तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बीच में किसी भी पॉइंट पे, ई नेट या ई इनसाइड। और जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच, ये जो आया इसे आप ई इनसाइड भी कह रहे हैं, प्लेट के अंदर, या टोटल भी बोल रहे हैं। तो आप सब जानते हैं V इक्वल टू होता है E इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो V कितना हो जाएगा, E की जगह तो E नेट, V नेट इज इक्वल टू E नेट यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सेपरेशन कितना दोनों प्लेट के बीच का D। तो हमने लिख लिया V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी। और सिग्मा क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को आप लिख सकते हैं Q अपॉन A। तो ये आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू डी, ये V नेट आ गया। क्या आपको दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है? तो बिल्कुल, इसे वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, यहाँ से आगे का पढ़ते हैं अब हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जब V नेट कैलकुलेट हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होगी, देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q कौन सा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। वैसे तो याद रखना दोनों पे सेम ही होता है चार्ज, अगर इस पर प्लस Q है तो दूसरे वाली पे कितना होगा, माइनस Q, ये याद ही रखना आपको। तो Q दोनों पे सेम ही होता है और मैग्नीट्यूड लिखना होता है इस चार्ज का हमेशा, इस चार्ज को आप साइन के साथ नहीं लिखते। V दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना है वो, QD, ये तो Q आ गया, V की जगह Q इंटू डी अपॉन में A एप्सिलॉन नोट। तो क्या वो ऊपर चला जाएगा, तो Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, A एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। क्या आ गया, A एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। नॉर्मली आपने निकाल लिया, क्या मेथड लगाया आपने, सबसे पहले आउटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, जो भी होता है अंदर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया, उसकी हेल्प से आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, V नेट इक्वल टू E इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से V जैसे ही पता लग गया तो फॉर्मूला लगाया C इक्वल टू Q अपॉन V। Q क्या होता है, किसी भी एक प्लेट पे चार्ज, और D इन प्लेट के बीच का सेपरेशन। ये कब है फॉर्मूला, जब दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है, जब दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर ही है। अगर कोई मीडियम आ जाए तब क्या होगा, तो उसके लिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे। फिर मैंने ये बात लिख दी है कि जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम हो तो क्या फॉर्मूला आया, एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। लेकिन अगर इनके बीच में कुछ मटेरियल फिल कर दिया जाए, ये प्लेट है आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव,
और ये नेगेटिव। अब इनके बीच में कुछ मटेरियल भर दिया गया, मान लीजिए कोई मटेरियल भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा किसी मीडियम के लिए, सी मीडियम इज इक्वल टू ये K मल्टीप्लाई कर जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये पहले भी मैंने बता रखा, जब भी कोई मीडियम हो तो मीडियम की मल्टीप्लाई या उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उसे डिफाइन करता है उसे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और K की 3 वैल्यू होती है, ये याद रखनी है आपको, 1 ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी। 1 तो होती है जब वैक्यूम हो, एयर या वैक्यूम। वैक्यूम है तो देखिए यहाँ K1 कर दीजिए, यही फॉर्मूला बन जाएगा। इन्फिनिटी होता है मेटल के लिए या कंडक्टर, कोई भी मेटल जैसे गोल्ड कॉपर ये भर दिया जाए इनके बीच में तो इनफाइनाइट होने की वजह से कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ग्रेटर देन 1 होता है कोई भी और मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक टाइप। डाइलेक्ट्रिक मतलब जो नॉर्मली इंसुलेटर होते हैं बट जब इन्हें किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ। क्या आपको समझ आया ये मटेरियल की कहानी मैंने आपको पहले भी बता रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली लास्ट की जो वीडियो है हमारी उसके अंदर भी पहले बता चुका हूँ मैं इनको। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ। अब हम लोग वो फैक्टर देख लेते हैं जिस पे इसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। उसके लिए हम इस जनरल फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे और एक एक बात को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड, कुछ फैक्टर होंगे जिन्हें हमें पढ़ना है। हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जनरल फॉर्मूला C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट आप सिंपल ऐसे बना सकते हैं, अदरवाइज वो जो बताया मैंने ऐसे भी बना सकते हैं। इसको एक एक करके आपको देखना है। तो प्लेट आपने बना चुके हैं आप, प्लेट सिंपल प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और इसकी एक साइड क्या कर देते थे आप अर्थिंग। अर्थ होने से क्या हो जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस घट जाती है दोनों प्लेट के बीच की, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ाने में हेल्प मिलती है। ये आप प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं। तो पहला फैक्टर एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ प्लेट के, यानी जितनी बड़ी प्लेट लोगे, जितनी बड़े एरिया की आप लोग प्लेट लोगे उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी और उतना ही ज़्यादा आप उस पर चार्ज स्टोर कर सकते हो। कैपेसिटर के अंदर चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी बता सकता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, देखिए आप सब जानते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो सिग्मा पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो सिग्मा घट गया। अगर सिग्मा घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लेट के बीच में एप्सिलॉन नॉट। तो इससे पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गया। एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डिक्रीज हो गया। अब पोटेंशियल पे बात करते हैं, V नेट इज इक्वल टू E इंटू डी। तो एज E आपका डिक्रीज हो चुका तो V भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन C इक्वल टू Q बाई V। अब आपका V घट चुका है, हेंस आप बोल सकते हैं कि आपने कैपेसिटेंस बढ़ा दी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और वैसे फॉर्मूले देख सकते हैं कि एरिया बढ़ाने से बढ़ गया। क्लियर है मेरी बात। दूसरा फैक्टर इसको नोट कर लेना बेटा। तो एरिया ऑफ प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों है उसका रीजन भी बता दिया मैंने। 12th फिजिक्स में ये बात बड़ी समझने की होती है कि अगर आप कोई भी एक वीडियो उठाएंगे और उसको करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, या आप किसी वीडियो के 2-4 मिनट देखेंगे और उसे रख देंगे। कई बार ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो आपके बहुत सारे टॉपिक छूट जाते हैं। अगर कोई टॉपिक टफ है, आपको थोड़ा उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ थोड़ा कम आ रहा, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपने कुछ पिछले पार्ट्स नहीं देखे, या प्रीवियस नॉलेज नहीं रही आपको उस चैप्टर की, बेसिक नॉलेज नहीं है,
या दूसरा रीजन ये है कि आपने थोड़ा सा देखा और बंद कर दिया, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। अगर कोई टॉपिक टफ है, आपको टफ लग रहा है या टीचर थोड़ा कंफ्यूज कर रहे, तो आप ये समझ लीजिए वो टॉपिक थोड़ा टफ है और आपको उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत होती है। तो वीडियो तो पूरी देखनी चाहिए आपको। दूसरा मीडियम पे डिपेंड करेगा, प्लेट के बीच में क्या मीडियम है, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम या मीडियम बिटवीन द प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में क्या मीडियम है, ये के, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, और यानी सी प्रोपोर्शनल टू के, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच में क्या है, तो सी प्रोपोर्शनल टू के एप्सिलॉन नोट, और इस पूरे फैक्टर को एप्सिलॉन भी कहते हैं। के एप्सिलॉन नोट को नॉर्मल एप्सिलॉन भी बोलते हैं, मीडियम की परमिटिविटी। अगर आपने देखे खुद इसके बीच में, मान लीजिए एयर है, एग्जाम्पल में ले लूँ, एयर है इसके बीच में, तो एयर के हिसाब से इसका आंसर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए के की वैल्यू कितनी होगी 1। मान लीजिए 16 होने के बाद 40 आ जाते हैं, मान लेते हैं 40 फैराड आ जाता है, ऐसा आपने लेट कर लिया। अब आपने इसी के अंदर कोई ऐसा मटेरियल भर दिया जिसके लिए इस के की वैल्यू 4 थी। अभी तो एयर के लिए के की वैल्यू कितनी रखी है आपने 1। जब के आपने इसमें 2 कर दिया तो सी मटेरियल क्या हुआ आपका, क्या इस सारे फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यही आंसर कितना हो जाएगा, क्या 80 फैराड हो जाएगा। तो देखिए बगैर एरिया बढ़ाए, बगैर डिस्टेंस को चेंज किए, आपने बस एक मटेरियल बढ़ा दिया और कैपेसिटेंस जस्ट डबल हो गई। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इसलिए तो बनाए गए ये कैपेसिटर कि जिससे हम इनके अंदर क्या स्टोर कर सके, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सके। तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरा एक डाइलेक्ट्रिक ये जो मटेरियल है ये फायदा और भी करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट आपस में मिलना चाहेंगे, इनमें अट्रैक्शन होगा। अगर इनके बीच में आप मटेरियल भर के रखोगे तो इनका सेपरेशन बना रहेगा, मतलब इनकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी बनाने के भी काम आते हैं। और तीसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, तो C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। अगर D जितना ज़्यादा कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब प्लेट बहुत पास पास होनी चाहिए। आप कभी अपने कंडेंसर जो पंखे में लगे होते हैं उनको निकाल के खोल के देखो तो उनमें पन्नी पन्नी सी चिपकी होती है, वो प्लेटों को दूर करने का काम करती है, वही आपके डाइलेक्ट्रिक ही होता है। तो 3 फैक्टर हैं इसके, देखिए कौन कौन से। पहला फैक्टर एरिया, एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। दूसरा फैक्टर मीडियम क्या भर रखा है, जिसमें मैंने काफ़ी बड़ा डिस्कशन कर लिया, जितना बड़ा मीडियम भरोगे के उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और उतना ही अच्छा चार्ज स्टोर होगा। और तीसरा सेपरेशन, प्लेट का सेपरेशन जितना कम रखोगे उससे भी क्या होगा अपना बताइए, तो उससे भी हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। इस फॉर्मूले को देख करके क्या आप ये बता सकते हैं मुझे कि इसमें कहीं Q और V आए हुए, तो आप कहेंगे नहीं आए नहीं हुए। तो कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड नहीं करती, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। उनके ग्राफ इन पे नहीं बनते, तो इनके ग्राफ एरिया डिस्प्लेसमेंट इससे लिए जाते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के।